दो बॉडी के बीच जब कॉलिशन होता है उसका उस कॉलिशन का तीनों टाइप्स होता है। एक परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन और पार्शियली इलास्टिक कॉलिशन। तीनों जो डिवीजन होता है, कौन जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया वो एक क्वांटिटी का हिसाब से, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसको डिनोट किया जाता है ई से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m1, उसका वेलोसिटी u1 है, और एक बॉडी है मास m2, उसका वेलोसिटी u2 है। दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिचुएशन ऐसा है, u1 का वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, मतलब पीछे जो मास है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो थोड़ा देर बाद m1 मास m2 के साथ कॉलिजन हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन u1 का वेलोसिटी ज़्यादा है। इन दोनों के बीच कॉलिजन होगा, m1 m2 के बीच। कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन, m1 जो मास है उसका वेलोसिटी हो गया v1, m2 जो मास है उसका वेलोसिटी हो गया v2, कॉलिजन के बाद। अभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है वो है E इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन हो जाने के बाद दोनों बॉडी के बीच वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है, और रिलेट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी का डिफरेंस होगा v2 माइनस v1। बिफोर कॉलिजन u1 का वेलोसिटी ज़्यादा था, मैक्सिमम था, तो यहाँ पे लिखा जाएगा u1 माइनस u2। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस क्वांटिटी का हिसाब से ही क्लासिफिकेशन है, हम लोग उसका भी इक्वेशन लिखूंगा। यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखा जाएगा e इंटू u1 माइनस u2। के ए एन ना हाँ, तो क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट एक है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन। उसमें ई जो है उसका वैल्यू होता है 1। 1 मतलब उस इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u2 माइनस u1 आ जाएगा। मतलब कॉलिशन के पहले और कॉलिशन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम रहेगा, वेलोसिटी का डिफरेंस सेम रहेगा। और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाता है, इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इसका मतलब जो इक्वेशन हमारा पास था E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1, E इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0। मतलब कॉलिशन के बाद दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब दोनों बॉडी एक के साथ और एक बॉडी अटैच हो जाएगा, दे विल स्टिक टुगेदर, they will stick together. This type of collision is called perfectly inelastic collision. For example, यहाँ पे एक मार्ड प्लेस है जो वेरी सॉफ्ट प्लेस है, फ्लोर में कुछ बारिश हो गया और कुछ हो गया, जो यहाँ पे मिट्टी है वो मिट्टी पे मड हो गया। उस नरम मिट्टी पे एक बॉल को थ्रो किया गया,
बॉल को थ्रो किया जाए तो बॉल डायरेक्टली स्टिक हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा, उसके साथ एक साथ ही रह जाएगा। दैट इज अ इन इलास्टिक कॉलिशन। वो बॉल रिटर्न नहीं आएगा, कुछ वेलोसिटी से, कोई भी वेलोसिटी से रिटर्न नहीं आएगा। वो जो वहां पे मिट्टी के साथ स्टिक हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा। ऐसे कॉलिशन को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन। और एक होता है पार्शियली, पार्टली, और यू कैन से पार्टली इलास्टिक। इलास्टिक भी नहीं, इनइलास्टिक भी नहीं, पार्टली इलास्टिक। उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। उसके लिए डायरेक्ट इस इक्वेशन का हिसाब से कैलकुलेशन होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू जैसे लिखा लिखा रहेगा और उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। इसका वैल्यू 1 और 0 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है। दैट इज पार्टली इलास्टिक कॉलिशन। तीनों टाइप का ही कॉलिशन होता है। कोई भी कॉलिशन, किसी भी कॉलिशन में एक चीज कॉमन है जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Initial momentum, total momentum of two bodies and final momentum of two bodies will remain same. टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हम लोग पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व रहता है इलास्टिक कॉलिशन में। इलास्टिक कॉलिशन में काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है फॉर इलास्टिक कॉलिशन। और अदर टाइप ऑफ कॉलिशन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज आएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला प्रिंसिपल सभी कॉलिशन के लिए इक्वली सिमिलरली एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, जितना भी थ्योरी का जरूरत था उसका तो डिस्कशन हो गया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट जो प्रॉब्लम, वो पिछले दिनों का एक जो बुलेट का प्रॉब्लम था, ऐसा ही प्रॉब्लम है, उसमें कॉलिशन का कुछ नहीं है। तो जो भी है उसको सॉल्व किया जाता है अभी। अ राइफल लूजेस 1/20 ऑफ वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन होगा, ऐसा इक्वेशन आएगा। वेलोसिटी कितना हो जाता है, यू जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका 1/20। कुछ एक प्लैंक है, प्लैंक को क्रॉस करने के बाद उस प्लैंक का थिकनेस लिख लेता हूँ एक्स। एक्स थिकनेस का एक प्लैंक है। यह से कैलकुलेट किया जाएगा तो जो आ जाएगा u²/400 इक्वल्स टू u² माइनस 2ax। ए एक्स जो यहाँ पे है उसका वैल्यू क्या आएगा, u² माइनस u²/400, मतलब 399 u²/400। हम लोग का इसी वैल्यू का ही जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स का जरूरत है टोटल उसको रेस्ट में आने के लिए, बुलेट का वेलोसिटी 0 करने के लिए। तो बुलेट का फाइनल वेलोसिटी अभी 0 होगा, इनिशियल यू था। एक प्लैंक का थिकनेस x लिख लिया तो n नंबर ऑफ प्लैंक्स के लिए थिकनेस होगा nx। हम लोग को इसी n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। 2nx इक्वल्स टू u², n इक्वल्स टू u²/2ax। इसी 2ax का वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल था, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। u²/2ax का वैल्यू 399 u²/400, 399 u²/400। यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी, ओ सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया,
120 वेलोसिटी लूज किया तो कितना वेलोसिटी रिटेन करेगा उसको कैलकुलेट करना था। 120 लूज किया तो वेलोसिटी जो रह जाएगा वो होगा 19u/20। यहाँ पे 19u/20 होगा। तो 19 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 19 इंटू 19 361 होता है। 361 उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे 361 आएगा, मतलब 400 माइनस 361 होगा तो 39 लिखा हुआ। 39 u²/400 39 रहेगा यहाँ पे। 39 u² कैंसिल हो जाएगा। तो n जो मिलेगा वो है 400/39। अभी 400/39 कैलकुलेट किया जाएगा तो नियरली 10 आएगा। नियरली 10, 10.25। तो 10 से ज्यादा प्लैंक का जरूरत पड़ेगा। 10 से ज्यादा मतलब एटलीस्ट 11 सिमिलर थिकनेस का प्लैंक वहां पे रखा जाए तो बुलेट रेस्ट पे आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass m moving with velocity v gets head-on collision with another stationary body of equal mass. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका फॉर्मूला हम लोग अभी अभी डिस्कस किया। v2 माइनस v1 इन वेलोसिटी डिफरेंस आफ्टर कॉलिशन बाय वेलोसिटी डिफरेंस बिफोर कॉलिशन। तो यहाँ पे इस चीजों का वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है, u1 कितना है। मूविंग विथ वेलोसिटी u1 जो लिखा हुआ है वो v लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। अदर जो बॉडी है वो रेस्ट पे था 0। e जो है उसका वैल्यू हाफ। u1 इज v, u2 इज 0। आफ्टर कॉलिशन दिस बॉडीज मूव इन सेम लाइन आफ्टर कॉलिशन। दोनों बॉडी सेम लाइन में ही मूव कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कॉलिशन। कॉलिशन के बाद फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास एंड दिस बॉडीज मूव इक्वल मासेस भी था तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी अप्लाई करना पड़ेगा। एम विद वेलोसिटी v, अदर बॉडी 0 था। आफ्टर कॉलिशन एक बॉडी उसका वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी जो है उसका वेलोसिटी v1 होगा, सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी v2 होगा। यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगा। एम एम कैंसिल हो जाएगा तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v मिल जाएगा एक इक्वेशन। यहाँ से एक इक्वेशन आएगा v2 माइनस v1 का। v2 माइनस v1 आएगा v/2। तो दो इक्वेशन आ गया, एक v2 माइनस v1, एक v2 प्लस v1। यह से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v, हाँ ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमारा पास साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का टेक्निक है। v1 प्लस v1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, 2vt मिल जाएगा 3v/2। मतलब v2 मिलेगा 3v/4। सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी होगा 3v/4, लेकिन फर्स्ट बॉडी का पूछा गया तो v2 मिल गया तो v1 भी मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट जो इक्वेशन था v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v, v1 इक्वल्स टू v माइनस v2, मतलब v/4। सब्ट्रैक्ट किया जाए तो v/4 आ जाएगा। तो फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन हो जाएगा v/4। तो यहाँ पे दो चीज हुआ। पहले एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया गया, उस हिसाब से एक इक्वेशन आया। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट उसका एप्लीकेशन हुआ,
उस हिसाब से और एक इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, ऐसा ही आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसका डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा तो बहुत लेंथी होगा, बहुत ही लेंथी होगा। उसका एक शॉर्टकट फ्रॉम कल जो क्लास हुआ उसमें ही डिस्कस हुआ था। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन हम लोग कल लिखा था, वो था m-1 बाई m+1 इंटू होल स्क्वायर, इतना फ्रैक्शन एनर्जी लॉस होगा। यहाँ पे m1 - m2 बाई m1 + m2 ऐसा इक्वेशन था। यहाँ पे m1 जो है वो है एक एटॉम, एटॉम का मास नंबर लिखा हुआ है। मास नंबर है तो उसका मास कितना होगा, मास नंबर इंटू मास ऑफ अ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उतना मास होगा। m2 जो है वो न्यूट्रॉन ही है, उसका मास m लिखा गया। अभी इसी m1 m2 इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो ma - m बाई ma+m ऐसा लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ अपर और लोअर दोनों पार्ट में ही m है, तो m कॉमन लिया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल पार्ट जो रहेगा ऐसा आंसर रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। इतना फ्रैक्शन एनर्जी लॉस होगा। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला को, इस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। डिटेल्स करने में एक दो पेज लग जाएगा, उतना जरूरत नहीं है। A ball is dropped from a height 1 meter, coefficient of restitution E is given. Then after रिबाउंड, यहाँ पे फ्लोर है, फ्लोर में ड्रॉप किया गया, वहां से कितना हाइट तक रिबाउंड करेगा। पहले वाला जो हाइट से उसका वो फॉल किया, उस हाइट को अगर एच लिखा जाएगा तो नेक्स्ट जितना हाइट तक वो रिबाउंड करेगा उसका फॉर्मूला ऐसा आता है, स्क्वायर इंटू फर्स्ट जिस हाइट से फॉल किया। इस ई जो है वो 0.6 है, एच जो था जिस हाइट से वो फर्स्ट ड्रॉप किया गया उसको वो है 1 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 0.36, 0.36 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a rubber ball is dropped from a height 5 meter on a planet. Acceleration gravity is not known. Okay. On bouncing it rises to 1.8. The ball loses its velocity on bouncing by a factor. बॉल कितना वेलोसिटी लूज किया, पहले 5 मीटर हाइट से जब वो फॉल करेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका एक इक्वेशन था √2gh। हम लोग को g का वैल्यू मालूम नहीं है, नहीं है तो नहीं है, उसको लिखना भी नहीं है, तो g × 5 ये पहले वेलोसिटी रहेगा। नेक्स्ट, वो बाउंस बैक कर रहा है कितना हाइट तक, 1.8 तक, तो उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, उस हाइट तक राइज करने में वेलोसिटी होना चाहिए, इसी सेम इक्वेशन से ही वेलोसिटी मिलेगा इंटू 1.8। अभी इस दोनों वेलोसिटी में कितना लूज हुआ उसका फैक्टर कैलकुलेट करने में बोला गया, तो v2/v1 कैलकुलेट करना है। v2 √2g इंटू 1.8 बाई √2g इंटू 5, 2g कैंसिल हो जाएगा, √1.8/5 इसको कैलकुलेट करना है। √1.8/5 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। 1.8 को 5 से डिवाइड किया जाए तो 0.36 होता है, 0.36। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 0.6 आएगा। 0.6 मतलब 6/10, 6/10 मतलब 3/5, 3/5 इसी फैक्टर से वेलोसिटी लूज होगा, 3/5।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम वो फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन अ बॉल एंड द फ्लोर इज 0.5, what is the percentage loss of energy on each rebounding of a ball dropped from a height? इसका भी एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला का हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही जुड़ा हुआ फॉर्मूला है। डिराइव करने में वो फॉर्मूला आ जाता है। अगर डिराइव डेरिवेशन किया जाए तो उतना डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। जितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में 1 - स्क्वायर इंटू 100% ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे ई जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है ई, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद बोलो कितना परसेंटेज आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5, उसको इसी फॉर्मूला पे यूज करो। 100 minus 100 e square. 100 मत हमें मल्टीप्लाई करो, ई का वैल्यू पुट कर दो पहले, बाद में 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.5 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। 0.5 का स्क्वायर 0.25. 0.25. हाँ, 1 1 माइनस 0.25 आएगा। minus 0.25. यस, 1 माइनस 0.25 करोगे तो 0.75. यस, अभी 100 से मल्टीप्लाई करो। 75%. 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ थ्योरी का बेसिस। द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। हम लोग पहले ही इसका एक डिस्कशन हुआ था। ऐसे इक्वेशन आता है मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m की कोई भी इक्वेशन इसी फॉर्मेट पे आ जाए तो इसको पैराबोला का इक्वेशन होता है। ये वाला पैराबोला इक्वेशन होता है। तो इस हिसाब से ग्राफ किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और मोमेंटम पी एक्सिस में इस इसी टाइप का पैराबोला आएगा ग्राफ। तो पैराबोलिक ग्राफ होगा। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अ वाटर पंप 2 मेगावाट, मतलब 2 × 10⁻³ और 10⁻6 मेगावाट लिखा हुआ, 10⁻6 वाट, इतना पावर है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन रेज पर मिनट टू हाइट 10 मीटर, हाइट 10 मीटर, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां से मास मिलेगा, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी तो हम लोग को मालूम है वाटर का, ऐसा यूनिट में 1000 होता है। इतना मास आएगा।
इसी मास को कोई भी हाइट तक पहुंचने के लिए जो वर्क डन होगा वो है mgh वर्क डन। तो पावर कितना लगेगा? पावर इज वर्क डन बाय टाइम, mgh बाय t। तो पावर को यहाँ पे लिख दो। m मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, g इज 10, हाइट भी 10, टाइम कितना है 60 सेकेंड। यहाँ से कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वाला वॉल्यूम है नॉट वेलोसिटी, v का वैल्यू आएगा। कैलकुलेट करो और बोलो v का वैल्यू कितना आता है। 12, कितना वैल्यू आया? 12। 12। 12। 12 अच्छा आ सकते हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ। 3450 कैंसिल हो गया तो एक जीरो रहेगा। 12 तो नहीं होगा, एक जीरो रह जाएगा यहाँ पे। 345 एक जीरो रहेगा तो 12 6 to 1200 आएगा। 1200 आएगा, देखो ठीक ओके तरह सर। से। हाँ, लेकिन हाँ सर, ठीक है सर। 1200 तो आंसर नहीं होगा। रॉन्ग आंसर क्यों? किया इसमें, क्योंकि 1200 जो आ रहा है वो मीटर क्यूब आ रहा है, मीटर क्यूब, लीटर नहीं। वो मीटर क्यूब आएगा, 1200 मीटर क्यूब। आंसर क्या लिखा हुआ है देखो ना एक बार। 1 मिनट से देख रहे हैं। 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर। तो 1200 मीटर क्यूब मतलब 1200 इंटू 1000, इतना लीटर होगा, लीटर में लिखा जाए। 12, ऑप्शन सी है सर, 58 हाँ, का। गलत गलत किया उसने, वहाँ पे गलती किया, टोटली गलती किया। 1200 यूनिट तो लिखना चाहिए मीटर क्यूब। ये वाला जो क्वेश्चन है बांग्लादेश क्वेश्चन है, बांग्लादेश का क्वेश्चन कैसे यहाँ पे घुस गया तुम्हारा बुक में? क्या पता सर, कहीं ना कहीं से उठा ही देता है इन लोग। बांग्लादेश का क्वेश्चन है इसलिए ही गलत है। उस सीधे सीधे आंसर नहीं कर सकता है। मीटर क्यूब में यूनिट लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है ना, वो मीटर क्यूब है, लीटर नहीं। वो कैलकुलेट उन्होंने मीटर क्यूब में ही किया लेकिन लीटर लिख दिया गलती से। लीटर में लिखने में और भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, वो लीटर हो सकता है। क्योंकि 1 मीटर क्यूब, इसको याद रखो, जरूरत पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। आंसर मीटर क्यूब में आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। पावर ऑफ वाटर पंप इज 3 किलोवाट। पावर इज 3 किलोवाट मतलब 3 into 1000 वाट। किलो लिखा है इसलिए 1000। वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन रेज, ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो, एमओई की कौन सी एग्जाम है? क्या एमओई चीज जो सर? भाई जो एमओई लिखा हुआ है वो कौन सी एग्जाम है एमओई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तुम्हारा नेपाल का ही ना? हाँ हाँ सर। यहाँ पे देखो ठीक यूनिट लिखा हुआ है, मीटर क्यूब लिखा हुआ है, देखो जस्ट इसी प्रॉब्लम में ही देखो ठीक ठाक लिखा हुआ है। ओके, सिमिलर टेक्निक अप्लाई करो। पावर इक्वल्स टू वर्क डन mgh/t होगा, जिसमें h का वैल्यू देखो लिखा हुआ है 10 मीटर,
जी वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास एम को लिखना है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी 1000 होता है। टाइम, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, वो सेम प्रॉब्लम ही है, सेम टाइप ही है। पावर, पावर को अलग से 3000 लिखा हुआ है। तो मास इंटू जी इंटू एच बाई टी, टी इज 60 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करो, वॉल्यूम का वैल्यू बोलो। इसको कैलकुलेट करो और वॉल्यूम का वैल्यू बोलो। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ আসতে পারেন, আসুন। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, আসুন। দরজাটা বন্ধ করো, কেয়ারটেকার আসছে। हाँ बोलो, आंसर बोलो। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके ठीक है, कैलकुलेट करो। 1.79 समथिंग। 1.79 समथिंग हो सकता है, 1.8 देखो, ऐसा ही आंसर है शायद तुम्हारा बुक में। देख लो, एक बार चेक कर लो। तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा तो नो। 3 इंटू 6 18, मेरे एट पास कैलकुलेटर नहीं है एक्चुअली, वन तो पॉइंट एट रॉन्ग हो तो सकता है डायरेक्टली आंसर। 1.8 आ रहा है, 1.8 ही आ रहा है। v इंटू 10 तो v इक्वल्स टू 1.8, 1.8 मीटर के, 1.795 नहीं, 1.8। ओके, ओके नेक्स्ट सर। प्रॉब्लम में जाओ। कैलकुलेटर तो तुम्हारा एग्जाम में तो यूज नहीं होगा ना? नहीं सर, अभी पर हम घर में थोड़ा बहुत यूज करते नो हैं। नो, यूज मत करो, ऐसे प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें कैलकुलेट यूज करने का। नहीं, मोस्टली हम पहले खुद से सॉल्व कर लेते हैं, हाँ, फिर अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो चेक कर लेते हैं। चेक कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, 100%। प्रॉपर यूज नहीं करते कैलकुलेटर का, नहीं वैसे नहीं करते। ओके, a machine lifts a block of mass 100 kg from the ground। एवरेज पावर इन किलोवाट पूछा गया, एवरेज पावर कितना होगा? तो पावर का जो फॉर्मूला होता है एम जी एच बाई टी। यहाँ पे देखो एम जी एच सब, सभी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। एम इज 100, 100 kg, जी 10 लिख दो, एच 5 मीटर, टाइम जो है 5 सेकेंड। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, पावर कितना आएगा? पावर आएगा 1000 वाट, 1000 वाट आएगा। उसको किलोवाट में पूछा गया, तो किलोवाट में 1 किलोवाट होगा, 1000 वाट इज 1 किलोवाट। ओके, नेक्स्ट। वो सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम, पिछले वाला जो प्रॉब्लम था उसी टाइप का ही, फिर उसको सॉल्व करो। एम जी एच बाई टी, पावर लिखा हुआ है 4 किलोवाट मतलब 4000। एम जो है उसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखना पड़ेगा। जी 10, हाइट 10, टाइम 1 मिनट। कैलकुलेट करो अभी, यहाँ से भी जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करो।
2.4. 2.4, यस 2.4 आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, a 10 kg mass is held above 1 meter above 10 kg 10 kg mass is held 1 meter above the table for 25 seconds. Calculate the work. ओ, उसी मास को एक हाइट में होल्ड किया गया। वहां पे होल्ड किया जाएगा, उसका कुछ मूवमेंट नहीं होगा, तो होल्ड करने में जितना वर्क डन होगा वो कितना है। जितना भी टाइम वर्क डन होल्ड किया जाएगा, वर्क डन तो mgh ही होगा, जस्ट टू रेज टू दैट हाइट। 10 इंटू जी, जी शायद 9.8 लिखा हुआ है इसमें। 10 इंटू 9.8 इंटू 1, तो उसमें जो आएगा mgh करने में 98 जूल। लेकिन इसको वहां पे पहले से ही होल्ड किया गया शायद। तो हमारा आंसर क्या है, देखो ना एक बार इसका। नान है क्या, नान? ऑप्शन डी है क्या? हम क्वेश्चन खोज रहे सर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 kg मास, 10 kg मास, यहाँ पे हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 देखो। 67। हाँ ऑप्शन 67, डी, नन। हाँ नॉन, वो नॉन ही आएगा, नॉन आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A body is allowed to slide down a frictionless track freely under gravity. The track ends in a semicircular shaped part of diameter d. What should be the height minimum from which the body must fall so that it completes the circle? ऐसे एक इंक्लाइन ट्रैक है, इंक्लाइन उसी ट्रैक से एक बॉडी को छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद वो ग्राउंड तक पहुंचेगा। ऐसे एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इसमें रोटेट, इसका मूवमेंट होगा। छोड़ने के बाद ग्राउंड तक आएगा, उसके बाद ऐसे उसका मूवमेंट स्टार्ट होगा सर्कुलर पाथ में। कितने हाइट से छोड़ा जाए तो वो हाइट का वैल्यू कितना होना चाहिए, तब वो उसका टोटल पाथ कंप्लीट कर सकेगा। कितने हाइट से छोड़ा जाएगा, व्हाट शुड बी द हाइट, इस हाइट कितना होना चाहिए, इसी वाला हाइट इसको पूछा गया। इसी सर्कुलर पाथ जिसमें वो मूवमेंट करेगा उसका डायमीटर डी लिखा हुआ है, डायमीटर डी। अभी इसी हाइट तक डायमीटर डी रेडियस कवर करेगा जब उसका वेलोसिटी ग्राउंड लेवल के, उसका वेलोसिटी होना चाहिए रूट ओवर ऑफ 5g इंटू रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस। तो रेडियस को डायमीटर से लिखा जाए तो d/2 लिखा जाएगा। इतना वेलोसिटी का जरूरत होगा। अब ये वाला वेलोसिटी कहाँ से मिलेगा, जब यही हाइट से वो फॉल करेगा तो उसका वेलोसिटी होगा फॉल करने में रूट ओवर ऑफ 2gh। इसी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसके साथ इक्वल होना चाहिए, तभी वो मूवमेंट कंप्लीट करेगा। सो रूट ओवर ऑफ 2gh इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5g d/2। दोनों साइड को स्क्वायर, होल स्क्वायर किया जाए तो 2gh इक्वल्स टू 5g d/2। यहाँ पे g कैंसिल हो जाएगा, h मिल जाएगा 5/4 इंटू डी, 5/4 इंटू डी, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एच हाइट से गिरेगा तो ऐसा वेलोसिटी गेन करेगा, ये वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट पार्ट जो है, गिरने के बाद वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए मिनिमम ऐसा वेलोसिटी होना चाहिए। अब ये वेलोसिटी कहाँ से मिलेगा, वो एच हाइट से गिरने में मिलेगा। एच हाइट से गिर रहा है इसलिए इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसी दोनों वेलोसिटी को इक्वल किया गया और कुछ नहीं है।
और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, when constant acceleration act on the body, then power of body varies। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पावर कैसे वेरी करेगा, इसको पूछा गया। तो पावर का इक्वेशन होता है एफ इंटू वी। एफ इंटू वी इज द इक्वेशन फॉर पावर। फोर्स को लिखा जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो पावर कैसे वेरी करेगा, उस वो वैल्यू, पावर का वेरिएशन कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो पावर वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल होगा। अभी वेलोसिटी कैसे वेरी करता है उसको देखना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम जो है उसके साथ कैसे उसका वेरिएशन होगा। वेलोसिटी टाइम के साथ तो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा वेलोसिटी का, तो पावर तो इनवर्सली वेरी हो जाएगा। उसका इसका आंसर देखो ना, कौन सी आंसर लिखा हुआ है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्स ऑन ए बॉडी, आंसर देखो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, टी के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ओके, ठीक है। एक मिनट सर। हाँ, और 69 का सी। हाँ। ए इक्वल्स टू डीवी dt होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक्सेलरेशन का वैल्यू डीवी dt होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, ओ ठीक है, आ गया, ठीक ही है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वेलोसिटी टी के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इंटीग्रेशन किया जाए तो वेलोसिटी टी के साथ प्रोपोर्शनल है मतलब पावर भी प्रोपोर्शनल है। ठीक ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इसका एक क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कशन हुआ था। अगर पावर कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिस्टेंस और वेलोसिटी कैसे फॉर्मूला आएगा, उसको एक एफ इंटू वी कॉन्स्टेंट है। एफ मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। पी अभी पावर कांस्टेंट है, ए को लिखा जाएगा डीवी dt। इस हिसाब से वी डीवी इक्वल्स टू पी बाई एम डी टी। अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने में वी स्क्वायर बाई टी मिलेगा, यहाँ पे टी मिलेगा। यहाँ से जो रिलेशन आता है वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर हाफ। वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है इसका डिस्कशन पहले हुआ था। अभी वेलोसिटी नहीं, क्वेश्चन अलग से कुछ अलग क्वेश्चन दिया गया, डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो v होगा रूट ओवर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू पी बाई एम इंटू टी। तो v को लिखा जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम डी डी टी ऑफ एस। डी डी टी ऑफ एस लिखा जाएगा। t को बाहर लिखो स्क्वायर रूट से। अभी फिर इंटीग्रेशन होगा इसका। ds इक्वल्स टू लिखा जाएगा रूट ओवर ऑफ टू पी बाई एम टी टू द पावर हाफ डी टी। इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन करने में इंटीग्रेशन ds मिलेगा s रूट ओवर ऑफ टू पी बाई एम टी टू द पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन, मतलब टी टू द पावर थ्री बाई टू आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर थ्री बाई टू होगा।
इसको याद रखना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट पावर पे मूव करेगा तो वेलोसिटी टी टू द पावर हाफ आएगा, एंड डिस्टेंस का वर्ड टी टू द पावर 3/2 से प्रोपोर्शनल होगा। इस दोनों चीज को याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ ए मास 10 ग्राम एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मास दिया हुआ है 10 ग्राम, मोमेंटम 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन हम लोग पहले से ही था हमारे पास, P² by 2m। अभी P और M जो अवेलेबल है इसी रिलेशन में रिप्लेस करो, इसमें रिप्लेस करो और आंसर करो। 1.25 into 10 to the power 4 होना चाहिए प्रोबेबली। 10 to the power 4। अच्छा, हाँ सर। 5 into 500 divided by 2 divided by mass m मतलब 10। हाँ, 1.25 इंटू 10 to the power 4 आ गया। ऑप्शन बी आंसर होगा। Two bodies masses m and 2m moving opposite to each other, m and 2m। एक इस राइट डायरेक्शन में आया, उस अदर विद वेलोसिटीज 2v and v। आफ्टर कॉलिशन व्हाट विल बी देयर कॉमन वेलोसिटी? इसका वेलोसिटी है 2v, इसका है v। तो पहले कॉलिशन का पहले एक का मोमेंटम है m इंटू 2v और एक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो उसका नेगेटिव लिखा जाएगा 2m इंटू v। ये वाला टोटल मोमेंटम है। आफ्टर कॉलिशन दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द कॉमन वेलोसिटी? तो यहाँ पे कैलकुलेट करने में तो जीरो आ जाएगा, तो कॉमन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन कॉमन वेलोसिटी जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ कार ऑफ मास 1000 kg accelerates steadily to a velocity. Final velocity is this one. Initial velocity was 0. Time required is 10 seconds. Average power delivered in the time period. So what is the work done in this case? Work done is equals to change in kinetic energy। इसको कैलकुलेट करना है। मास 1000 kg, v स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। ऐसे वर्क डन कैलकुलेट करो। पहले पहले वर्क डन का कितना आ रहा है उसका कैलकुलेशन करो। 5। W equals 5।
5 जूल। 5 कैसे आएगा वर्क डन यहाँ पे? ठीक तरह से कैलकुलेट करो। हाफ इंटू 1000, 20 स्क्वायर इज 400। 5 कहाँ से आएगा? ओ नहीं, सॉरी, गलत कैंसिल कर दिया। 3 2 5, इतना जूल वर्क डन होगा। तो टाइम कितना है? हाँ सर। टाइम इज वर्क डन, पावर इज वर्क डन बाई टाइम। टाइम तो 10 सेकेंड लिखा हुआ है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 200, इतना वाट जो पावर है, टू 20,000 वाट। 20,000 मतलब 1,000, तो 1 किलोवाट हो जाएगा। तो 20 किलोवाट इज द आंसर। 20 किलोवाट। 20 किलोवाट इज द आंसर। Next question. When a body projected from P to O with velocity u meter per second, what will be the work done under gravity in these points when air resistance is neglected? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया। P से O तक उसका मूवमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक। What will be the work done under gravity in these points? P से O तक मूव करने में ग्रेविटी से वर्क डन कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी उसका एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद वो ग्राउंड पे आ गया। तो ग्रेविटी का वो से वर्क डन पहले जितना हुआ उसके बाद उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो गया। तो जीरो वर्क डन होगा, अल्टीमेट वर्क डन जीरो आ जाएगा। टोटल वर्क डन एक हाइट तक पहुंच गया और फिर ग्राउंड पे आ गया, तो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट, a body moving forward is acted by a force of 90 Newton and frictional force acting on it is 50 Newton. What is the gain in kinetic energy when it moves a distance of 6 meter? तो रिजल्टेंट फोर्स इसमें इसमें क्या है, कितना रिजल्टेंट फोर्स है? रिजल्टेंट फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स 90 न्यूटन है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? बोलो, रिजल्टेंट फोर्स कितना है इसमें? रिजल्टेंट फोर्स है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स से जितना जितना गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो है वर्क डन का साथ इक्वल होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना एनर्जी गेन होगा उसका। 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट फोर्स जितना होगा उससे जो वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी गेन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a body of mass m moving with velocity u collide with another body of same mass at rest, then get embedded in it. The loss of kinetic energy is equal to। तो यहाँ पे जो हुआ वो टोटली परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन हो गया इसमें। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन में काइनेटिक एनर्जी जितना लॉस होगा उसका एक फॉर्मूला था, हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू
डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज, ऐसा एक फॉर्मूला था। तो यहाँ पे दोनों बॉडी ऑफ मास विथ सेम मास, दोनों ही सेम मास था, तो एम इंटू एम बाई एम प्लस एम लिखा जाएगा एट रेस्ट, देन गेट एम्बेडेड इन इट। एक बॉडी रेस्ट पे था, एक तो वेलोसिटी, यहाँ से कैलकुलेट होगा तो मिलेगा हाफ इंटू एम स्क्वायर बाई टू एम इंटू यू स्क्वायर, एक एम कैंसिल हो जाएगा, 1/4 एम यू स्क्वायर। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी था ई, वो था हाफ एम यू स्क्वायर। उस हिसाब से जितना लॉस हो रहा है वो है ई बाई टू, इसको टू से डिवाइड होगा तो फोर आ जाएगा, तो ई बाई टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही प्रॉब्लम दिया गया। लास्ट प्रॉब्लम, इसके अलावा दो चार प्रॉब्लम ऐसा था, उसका बहुत बार रिपीटेशन था, इसलिए उसको नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे नहीं ऐड किया। A train of mass m is moving with velocity v, making an angle theta with horizontal straight line. Then power delivered is. पावर का जो फॉर्मूला होता है वो है एफ डॉट फी, पी इक्वल्स टू एफ डॉट फी, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, एम इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, वेलोसिटी तो लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है से मूविंग विथ वेलोसिटी वी, मेकिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल करके उसका मूवमेंट हो रहा है। तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। फोर्स जो आएगा एम जी ग्रेविटेशनल से, यहाँ पे थीटा एंगल है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड रहेगा एम जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, एफ के साथ जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके साथ एंगल कितना होगा। इसका आंसर क्या लिखा है देखो ना, एम जी भी कॉस थीटा और साइन थीटा, कौन सी आंसर है, दोनों में एक हो, दोनों में से एक आंसर होगा। So एम बी थीटा वेर इज पावर फोर्स, कॉस थीटा ही होगा, एम जी कॉस थीटा इज द फोर्स, एफ इंटू वी, ऑप्शन ए। हाँ एम जी कॉस थीटा ही होगा, ठीक, एम जी वी कॉस थीटा, ये वाला आंसर है देखो, ऑप्शन ए। ओके, और कोई प्रॉब्लम इसी पार्ट का नहीं है, इसको प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद जो पार्ट है तुम्हारा सर्कुलर मोशन है ना, उस सर्कुलर मोशन का जो भी प्रॉब्लम है उसको सेंड कर देना, नेक्स्ट क्लास में पहले उसका थ्योरी डिस्कस कर दूंगा, जो जो जितना भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला का, वो फॉर्मूला का डिस्कशन करूंगा, उसके बाद उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना भी प्रॉब्लम है उसको सेंड कर देना। ठीक है सर। ठीक है, गुड बाय।